Good morning, students. Yesterday we have completed up to the pseudo first order reaction. Today we will start with temperature dependence of the rate of a reaction. ठीक है, किसी भी रिएक्शन की रेट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं बच्चों कि कोई भी रिएक्शन ज़्यादातर टेम्परेचर बढ़ाने पे वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्सीलरेट हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है, जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देते हैं, से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, तो वो जो है उसकी रेट बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो एक इन जनरल हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी हम टेम्परेचर को 10 टाइम्स बढ़ाते हैं, 10 की पावर के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन की रेट डबल हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग एक इक्वेशन से भी शो कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर और रेट के बीच में जो रिलेशनशिप है एक इक्वेशन से शो किया जा सकता है, जिसको आरेनियस ने बताया था। पर इसके बारे में सबसे पहले बात वॉन हॉफ ने की थी। ठीक है, वॉन हॉफ ने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, पर वो स्वीडिश केमिस्ट थे, सॉरी वो डच केमिस्ट थे, लेकिन स्वीडिश केमिस्ट यानी स्वीडन के केमिस्ट आरेनियस ने इसके बारे में जो इक्वेशन दिया था वो सबसे पहले दिया था, इसीलिए उनकी इक्वेशन को हम लोग आरेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आरेनियस इक्वेशन क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, दिस इज आरेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA बाई RT। ये दिख रहा है, ये है आरेनियस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ ए क्या है, ए इज़ आरेनियस फैक्टर, ए को हम लोग आरेनियस फैक्टर कहते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, आरेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और ई ए इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ई कुछ नहीं है, ई इज़ एन एक्सपोनेंशियल, और के आप जान रहे हैं दिस इज़ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रेट, ये जो है आरएनएस इक्वेशन है, इसको आप याद कर लेंगे। ये रिलेशनशिप पूछी जाती है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट बाय आरएनएस इक्वेशन, तो ये आप रिलेशनशिप लिख देंगे। ठीक है, ई ए यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, लेट अस सी दिस। एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों कुछ नहीं है, कोई भी रिएक्शन जब होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये रिएक्शन कई बार पढ़ रखा है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इज फॉर्मिंग द हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। तो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है, ये इकट्ठे नहीं बन जाती। सबसे पहले रिएक्टेंट और उससे प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस के बीच में एक कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट भी बनता है। इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी आपको क्या क्या लिखना है ये समझ में आया कुछ थोड़ा? आपको ये बोल्ड लेटर्स वाली चीज़ लिखनी है, उसके बाद आरएनएस इक्वेशन लिखना है, ये इक्वेशन लिखना है, उसमें हर फैक्टर को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको ये एग्जांपल लिख करके आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये फिगर नंबर 4.6 दिख रहा है, ये ड्रॉ करना है। इसमें कुछ नहीं है, HI हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होकर के HI बना रहे हैं, लेकिन ये HI के 2 मॉलिक्यूल बनने से पहले बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, अभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता क्या है, दिस इज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, और इसको बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ से लिख लोगे, ये इन 3 लाइनों में आपको दिख रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम ग्राफ के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। वी विल सी फिगर नंबर 4.7। यहाँ जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, दिस ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कन्वर्ट होने का वो प्रोसेस इस एक्सेस पे दिखाया जाएगा। मतलब आगे रिएक्टेंट हो गए, लास्ट प्रोडक्ट, और बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट, और पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चों रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ हायर देन द प्रोडक्ट। तो आप देखो ये ग्राफ में रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हायर है इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्ट। हमारे रिएक्टेंट क्या है, H2 और I2, प्रोडक्ट है HI। ठीक है, तो अब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस होगा, तो जो इंटरमीडिएट बीच में बनेगा उसकी एक्टिवेशन, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बहुत हाई होगी। ठीक है,
तो यानी अब इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में जो बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, उसके लिए हमको कुछ एनर्जी नीडेड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? टेम्परेचर से ही तो मिलेगी। तो यही वो एनर्जी है, ये जो डिफरेंस है प्रोडक्ट की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये जो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ जो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बना करके आगे बढ़ना है ना। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये अमाउंट हमारा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी तो हो गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट की एनर्जी आप देख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी कम है इन कंपैरिजन टू द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा एच। ये हमारी एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज़ एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो ये ग्राफ समझ में आया आपको? ये एक्टिवेशन एनर्जी का एक ग्राफ है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा। एक्टिवेशन आपको लिखना क्या है? आपको ये फिगर बनाना है, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से, और फिर ये ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अच्छा, ये जो अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया, या ये जो ग्राफ है, ये दोनों ही ग्राफ, फिगर नंबर 4.8 और 4.9, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या है ये? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जब भी हम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं, इसीलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो पहले ज़्यादा थी वो कम होती जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमने रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट को एनर्जी दी, टेम्परेचर दिया, तो रिएक्टेंट्स की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो हायर स्टेट पे पहुंच चुकी होती है, ठीक है। इस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमें कब मिलेगा? जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देने पे वो हाई मतलब एनर्जी को एक्वायर कर रहे हैं, अपनी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी तक पहुंच रहे हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पे नाम देखिए दिया हुआ है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो ये कर्व हमने ड्रॉ किया। तो जब हम किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी के आसपास पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसी ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं, और इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं, इस ग्राफ के पीक को हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। दिस ग्राफ इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? ज़्यादातर को काइनेटिक एनर्जी मिल गई, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा? रिएक्शन की रेट अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही इस ग्राफ में दिखाया गया है फिगर नंबर 4.8 में। फिगर नंबर 4.9 भी आप ड्रॉ करेंगे। 4.9 में कुछ नहीं किया गया, टेम्परेचर को बढ़ा के, ये तो इनिशियल टेम्परेचर पे दिखा दिया गया। अब यही टेम्परेचर हमने इस ग्राफ अलग से ग्राफ में देखते हैं। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी और मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उनकी? जितने मॉलिक्यूल्स पहले मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को अचीव कर रहे थे, उनका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब जो टी टेम्परेचर पे हमें जो ग्राफ मिला, वही हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो हमारा ग्राफ कुछ और इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है ना, ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ने अचीव कर लिया, तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? अपने आप बढ़ जाएगी। ये आपको ये ग्राफ में दिख रहा होगा 4.9 में। तो अभी इन दोनों ग्राफ के बीच में जो ये जो एरिया अंडर द कर्व का डिफरेंस है, ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व का डिफरेंस ही हमें बताता है कि कितने एडिशनल मॉलिक्यूल्स ने टेम्परेचर बढ़ाने पे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को अचीव कर लिया, ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि 10 टाइम्स जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल की एनर्जी कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, क्योंकि उनको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, जिससे कि रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। तो मतलब ये सारी बातें जो ऊपर से नीचे तक हमने पढ़ी है, सब आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं।
ये इसी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको एक बार बुक खोल करके आप एक बार फिर से पढ़ेंगे अपने से, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम फिर से वापस से आते हैं उसी इक्वेशन पे, आरएनएस इक्वेशन पे। क्या था वो इक्वेशन? हमारा इक्वेशन क्या था? K इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये आरएनएस इक्वेशन था। यहाँ क्या क्या था ये हमने सब आपको बता दिया। अब इस रिएक्शन का हम दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है, एल एन के फॉर्म में लेंगे। तो पहले तो ये एल एन के हो जाएगा। अच्छा, ई की जो पावर होती है, एक्सपोनेंशियल की पावर, वो सारी बिना, वो बिल्कुल हमारी एज इट इज़ उतार ली जाएगी और ई वहाँ से हट जाएगा जब उसको हम एल एन के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी सिर्फ, ठीक है। और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं या लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट पुट करना पड़ता है। तो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा हमारा एल एन ए, ये कांस्टेंट फैक्टर हमें पुट करना पड़ेगा, ये एल एन ए हो जाएगा, ठीक है। ये ए क्या है? ये एल एन ए, दिस इज़ कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब आप इसको देखो, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा लग रहा है ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ये। यहाँ पे स्लोप यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, ठीक है, और c हमारी ये वैल्यू होगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी ये y होगा एल एन के, और x हमारा क्या हो जाएगा? x हमारा होगा 1/t, टेम्परेचर 1/t, ठीक है, दिस विल बी द x, और ये पूरी वैल्यू हमारी स्लोप की होगी ई ए बाई आर। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, किसके किसके बीच में? 1/t के बीच में और एल एन के बीच में। देखिए यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया गया है एल एन के और 1/t के बीच में। हमें नेगेटिव ग्राफ मिला, नेगेटिव स्लोप वाला, स्लोप की वैल्यू माइनस ई ए बाई आर। इंटरसेप्ट, दिस इज़ द इंटरसेप्ट, ये एल एन ए, और ये एल एन के और 1/t के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ठीक है। दिस इज़ ग्राफ ऑफ आरएनएस, ग्राफ बेस्ड ऑन आरएनएस इक्वेशन, ठीक है, विच इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड 1/t, ठीक है। ये आया समझ में? अब इस रिएक्शन से हम एक और रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? अगर हमने यहाँ पे ये सिर्फ आप देख रहे हो कि ये वैल्यू इस पूरे इक्वेशन में, ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, सॉरी, इस पूरे इक्वेशन में ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इंटरसेप्ट भी कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट हमेशा एल एन ए है, ये कांस्टेंट फैक्टर है ही। तो डिपेंड किस पे कर रहा है पूरा रिएक्शन? एल एन के और 1/t पे, ठीक है। तो हमें कई रिएक्शन मिल सकते हैं इससे। कैसे मिलेंगे वो रिएक्शंस? एक्सक्यूज मी, कैसे मिलेंगे वो रिएक्शंस? लेट अस सी। अभी हमने ये एक इक्वेशन लिख रखा है, ये रब नहीं हो पा रहा, तो मैं इसको इधर बताती हूँ आगे, ठीक है। देखिए ये हमारा इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था? एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी, ये ए है बेटा, प्लस एल एन ए, यही था ना इक्वेशन। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है? 1/t और एल एन के, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम इस इक्वेशन को लिखें, जैसे हमने T1 T2 टेम्परेचर पे इसको लिखने की कोशिश की, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? एल एन के वन विल बी इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर T1 प्लस एल एन ए, ठीक है। और अगर हम T2 टेम्परेचर पे ले तो हो जाएगा एल एन के टू इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर T2 प्लस एल एन ए, ठीक है। अब अगर हम इसमें से इसको माइनस करें, मतलब K2 या T2 टेम्परेचर वाले को T1 से माइनस करें इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा? एल एन के टू माइनस एल एन के वन हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या मिलेगा? लेट अस सी, देखते हैं। इतना आपने मुझे लगता है उतार लिया होगा, तो इसको हम रब कर सकते हैं या आगे भी बढ़ते हैं, आगे ही बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने देखिए यहाँ पे माइनस करके दिखाया हुआ है,
दिख रहा है आपको, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2, क्योंकि ln A जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, सेकंड में ये नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू यहाँ से हट गई। ठीक है, अब इसमें भी आप देखो EA बाई आर कॉमन है, EA बाई आर बाहर ले लिया गया, माइनस साइन को हटाने के लिए क्या कर लिया गया, 1/T1 माइनस T2 कर दिया गया, तो ये जो माइनस साइन था वो हट गया, है ना। EA बाई आर कॉमन ले लिया गया और 1/T1 माइनस 1/T2 कर दिया गया, और ये जो माइनस में वैल्यू होती है जब इसको हम लोग लिखते हैं एक साथ, तो ये डिवीजन में भी लिख सकते हैं K2/K1। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, और आपको मैंने बताया है पहले भी कि जब भी हम लोग ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, मतलब नेचुरल लॉग से नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो ln की जगह 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे जब 2.303 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2.303 जब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू लॉग K2/K1 हो जाएगी, क्योंकि हमने 2.303 लॉग कर लिया इसको। 2.303 लॉग K2/K1 में से 2.303 नीचे आ जाएगा, और बाकी की वैल्यू सब देखो एज इट इज़ रखी हुई है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा, लॉग K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको मैं फिर से बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमें क्या मिल गया था, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। हमने ये अभी तक डिराइव किया था ln K1/K2 इज इक्वल टू EA बाई आर, और अंदर था 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब नेचुरल लॉग को हमने लॉग में कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग K1/K2, सॉरी हमने K2 से K1 को माइनस किया था ना, तो K2/K1 होगा ये K2/K1। ठीक है, और इधर होगा, इधर तो सेम चीज़ हम उतार लेंगे, ये वाली EA बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2, है ना। फिर हम क्या करेंगे, ये 2.303 हमारा इधर आएगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, टू 2.303 इधर आया, लेकिन लॉग तो वहीं रहेगा, लॉग K2/K1 इज इक्वल टू EA बाई आर, और ये हो जाएगा 2.303, वहाँ से जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2.303 R, और ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास जो पहले ही था 1/T1 अपॉन 1/-1/T2। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको ये सेम ही है, दोनों इक्वेशन जो बुक में दिया हुआ है, इस पूरे को आप डिराइव करोगे, ये ग्राफ भी बनाओगे, जितनी बातें मैंने आपको बताई ये सब आप नोट्स में अपने लिखोगे, लिख के मुझे दिखाओगे भी। और इसके बाद ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल टोटली इसी पे बेस्ड है, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। एग्जाम्पल भी आप दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4.9 एंड 4.10। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। कल हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट पे डिपेंडेंस, किसी भी रिएक्शन में इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, और इफ़ कैटलिस्ट से रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, उससे आपका आज का होमवर्क है, आप इसी दोनों एग्जाम्पल को करके मुझे दिखाओगे। ठीक है, और पूरी बातें जो हमने नोट्स के रूप में पढ़ी हैं उसको आप नोट्स में मुझे लिख करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।